नमस्कार। हमारा आज का विषय है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में। इसको हम धार्मिक एंगल से समझने का कोशिश करेंगे। इसमें भी हमारा मुख्य बिंदु होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही क्यों रोका गया, और यही आज का डिस्कशन का पॉइंट है। जितने भी जो पॉलिटिकल सर्कल हैं या सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल, हर जगह पर यही डिस्कशन हो रहा है कि जब भारतीय सेना अच्छी पोजीशन में थी, जब हम जीत रहे थे, तो क्या कारण था कि 3 दिन में ही युद्ध विराम की घोषणा की गई। सीज फायर किसके कहने पर किया गया, किस देश का हमारे ऊपर प्रेशर था जिसके कारण हम सीज फायर किए। देखिए, ये सब पॉइंट को हम एक धार्मिक दृष्टि से समझेंगे। उसके लिए हम जो रेफरेंस लेंगे वो लेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का। हम एक कहानी बतला देते हैं जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण से ही है, और एक कहानी के माध्यम से जो हम आगे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में, वो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम था जरासंध, और उसके बारे में ऐसा बतलाया गया है कि उसको 10,000 हाथियों के बराबर उसके पास शक्ति था। इतना बलशाली राजा था कि उसके टक्कर का उस समय बहुत ही गिने चुने योद्धा लोग थे। चूंकि वह एक दुष्ट राजा था, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में, मतलब मथुरा के ऊपर में, वह 18 बार चढ़ाई किया। मतलब युद्ध के लिए मथुरा के ऊपर 18 बार गया भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे कि भगवान श्री कृष्ण और उनके जितने भी सेना लोग थे, सब मिल करके जरासंध के पूरा का पूरा सेना को खत्म कर देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। फिर जरासंध वहां से चला जाता था, शर्म से शर्माता था, फिर वहां से चला जाता था। लेकिन चूंकि वो दुष्ट था और बलशाली राजा था, वह फिर अपना सेना तैयार कर लेता था। और चूंकि वह दुष्ट था, तो उसके साथ भी जितने लोग रहते थे वे सब भी दुष्ट लोग ही हो जाते थे। वो सब का एक सेना बनाता था और फिर दोबारा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मथुरा में चढ़ाई करता था। भगवान श्री कृष्ण फिर से सेना को पूरा मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। देखिए, इसके पीछे कारण क्या था कि भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते थे कि जब जरासंध को हम मार देंगे तो बाकी जितने भी जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट राजा लोग हैं, वो सबको मारने के लिए फिर से हमको, मतलब चाहे तो उनके पास जाना होगा या कोई और उपाय करना होगा। लेकिन जरासंध एक ऐसा मीडिया है कि जब हम इसको छोड़ देंगे तो जितने भी दुष्ट लोग हैं फिर स्वयं आ जाएंगे हमारे पास और हम उनको वहीं पर खत्म कर देंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही इसलिए हुआ था कि दुष्टों का संहार हो सके। ऐसे ऐसे जो जरासंध था 18 बार वहां पर अपना युद्ध के, मतलब वहां पर चढ़ाई करता है मथुरा के ऊपर। लास्ट में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद परेशान हो जाते हैं। वे क्या सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ जरासंध को मारना नहीं है, यहां पर जितने भी पापी हैं सबका नाश करना है। और इससे भी बड़ा बड़ा उद्देश्य था। ये उद्देश्य को ध्यान में रख करके वे मथुरा को छोड़ करके द्वारका चले जाते हैं और द्वारका में एक अपना ऐसा नगर बसाते हैं जहां पर किसी के लिए भी चढ़ाई करना और वहां पर युद्ध करना बहुत मुश्किल था, संभव नहीं था। वहां पर चले जाते हैं। तो देखिए, यहां पर भगवान जो श्री कृष्ण हैं मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग था। उनका उद्देश्य सिर्फ जरासंध को मारना नहीं था, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था। इसीलिए वहां से वे द्वारका गए। और वहां जाने के बाद, जैसा हम सब जानते हैं, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौरव साइड से भी जितने जो मतलब दुराचारी राजा थे, या पांडव साइड से भी जितने भी जो दुराचारी राजा थे, वह सबका वध हुआ वहां पर। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण के कुल में भी जितने दुराचारी लोग थे वो सब का वध किया गया।
तो भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य चूंकि बड़ा था, उसके लिए एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए, इसीलिए उनको रणछोड़ भी बोला जाता है। मतलब युद्ध छोड़ के कितने बार ऐसा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण उचित उद्देश्य के लिए या जीतने के लिए वो पीछे भी हटे हैं। ठीक है, तो एक कहानी हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण से। अब हम इसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के साथ में। देखिए, यहां पर 3 दिन में सीज फायर क्यों हो गया? देखिए, ये पूर्ण युद्ध विराम नहीं हुआ है। यहां पर साफ बोला गया है कि अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वह एक्टिव है, जीवित है। वो जिस तरीका से भगवान श्री कृष्ण जरासंध को मारते नहीं थे बल्कि छोड़ देते थे ताकि वह जाए और बाकी दुष्टों को लेकर के आए, उसी प्रकार से यहां पर मतलब जीवित रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर को। और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? पहले पाकिस्तान से बराबर आप न्यूज सुन रहे होंगे। कुछ लोग बोलता था हमारे पास पाव भर का एटम बम है, और जिसको भी सुनिए सब लोग एटम बम का धमकी देता था। ठीक है, आज के दिन में वह बंद हो गया है। ये सब बोलना लोग छोड़ दिए हैं कि हमारे पास एटम बम है और क्या है, ऐसा नहीं। यानी कि उनके पास बराबर एक डर बना हुआ है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीका से भगवान श्री कृष्ण मतलब जरासंध को जीवित छोड़ करके किए हुए थे, ये पहला हो गया। अब इसको हम थोड़ा दूसरा एंगल भी समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा एंगल इसमें यह है कि युद्ध करना तो आसान है, ठीक है, लेकिन उसमें सर्वाइवल ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी देर पहले हम जो बात किए थे कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ जरासंध का वध नहीं था, बल्कि उनका बड़ा उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था कि जितने भी मतलब दुराचारी लोग हैं सबको खत्म करें, धर्म का हम स्थापना करें और अधर्म का हम नाश करें। ऐसे ऐसे बहुत सारे उद्देश्य थे बड़े बड़े। भारत के पास भी बहुत बड़े बड़े उद्देश्य हैं, जिसमें से जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, मतलब इकोनॉमिकली सुपर पावर होना। जितना हमारा अर्थ मजबूत रहेगा हमारा उतना प्रतिष्ठा रहेगा और उतना हम बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा, जितने आतंकी लोग हैं या उनके जो आका लोग हैं वो सबको शांत करना। और तीसरा, जो हमारा पीओके है उसको भी तो लेना है। तो ये सब लेने के लिए, पीओके लेने के लिए भी आपके पास शक्ति होना है, ऐसे ही आप नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, आज की जो परिस्थिति है, वैश्विक परिस्थिति जो है, इसमें हमारे पास एक उदाहरण है। इतना बड़ा देश रशिया, जिसको अगर रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी शक्तिशाली है। अगर भारत से अगर उसका तुलना करें तो वह काफ़ी शक्तिशाली है। उसके पास पूरा का पूरा कैपेसिटी है अपना जितना भी अस्त्र और शस्त्र है वो सब बनाने के लिए। ठीक है, इसके बावजूद जब यूक्रेन से युद्ध हुआ तो बोला गया था कि हम 1 सप्ताह में इसको हम शांत कर देंगे। आज के दिन में 3 साल से ज़्यादा हो गया और अभी जो युद्ध है और भयावह हो गया है। अब यहाँ पर भी अगर वही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती तब आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता था। ठीक है, देखिए, अभी भारत में ठीक है हमारा आर्म्स हम लोग कुछ बनाना शुरू कर दिए हैं और कुछ हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए हैं, पर उतना काफ़ी नहीं है। अगर बड़ा लेवल पर अगर युद्ध हो जाता है तो ये करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब सबके साथ में युद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। ऐसे इस परिस्थिति में आपको दूसरे के ऊपर आश्रित होना है। तो जनरली हमारा आर्म्स वगैरह कहाँ, मतलब जो भी आता है, चाहे रसिया से आ गया, अमेरिका से आ गया, इजराइल से आया, कुछ फ्रांस से आ गया, जर्मनी से आया, यही जो मुख्य प्लेयर हैं जहाँ से हम लोग अपना आर्म्स को लेते हैं। अब देखिए उनकी परिस्थिति क्या है। रसिया खुद इन्वॉल्व है उधर, फ्रांस और जर्मनी जो है वो भी इन्वॉल्व हैं, अमेरिका जो है वो अपना अलग अलग जगह पर वो अपना किए हुए है। तो जब आप आर्म्स के लिए जा रहे हैं, आपके पास कितना आर्म्स मिलेगा
और कितना नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं था। मतलब एक अस्थिरता की स्थिति हो जाती। और दूसरा ये भी आप देखे होंगे कि अलग अलग देशों का अलग अलग ओपिनियन रहा है, अलग अलग तरह का सपोर्ट रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। जैसे कुछ कंट्री हैं जो खुल करके भारत को सपोर्ट किए, कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका और ईरान, अगर दो का उदाहरण अगर आप लेते हैं, तो ये लोग तटस्थ टाइप का रहे। मतलब अमेरिका भी जो है वो ऑफर कर रहा है कि हम आपको सीज फायर करवा देंगे। अमेरिका जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक कैटेगरी में रख रहा है। ईरान जो है वो भी खुल करके भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो भी बोल रहा है कि हम आपको सीज फायर करा देंगे, हम आपका मध्यस्थ बन करके हम आपको मदद करेंगे। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किए, जैसे कि चाइना हो गया और अजरबैजान हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कंट्री हैं, और टर्की हो गया। तो ये सब कंट्री उनको जो सपोर्ट किए हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हो जाता है, जब युद्ध का जब शुरुआत हो जाता है ना, और अगर आपके पास सामान अगर नहीं मिला, युद्ध लड़ने के लिए जो भी आपका अस्त्र और शस्त्र है वो सब अगर आपके पास नहीं मिला, तो फिर आपकी स्थिति थोड़ा दयनीय हो जाएगी। और आप ऐसे समझिए कि अगर ये युद्ध 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर चल गया तो आपका इकोनॉमी का क्या होगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य अभी इकोनॉमिकली सुपर पावर होना है। ऐसा नहीं है कि अभी ही हम युद्ध कर लिए और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ भी हमारा डाउन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे और रीजन हैं, हम तो कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। तो सीज फायर करने से भले ही किसी के दबाव में हुआ हो या 3 दिन में ही हुआ हो, हमारा पर्पस तो सॉल्व हो ही गया। यहाँ पर एक भय का जो स्थिति है पाकिस्तान में वो बना हुआ है और बराबर रहेगा कि पता नहीं भारत कब हमारे ऊपर अटैक कर दे, एक डर बना हुआ है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि शायद यही कारण था सीज फायर करने का, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।